आवाज जा रहा है? लो आ गया। लास्ट सवाल ट्राई किए थे, बनाओ इसे जल्दी से, इसका आंसर आ गया था। चलो हम बता देते हैं जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कराया चार्ज क्यू सरमाउंटेड बाई अ closed surface consisting of an inverted cone of height h and the base radius r and a hemisphere of radius small r. As shown in the figure, the electric flux through the conical surface is इतना। एक बात बताओ, कोनिकल सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा? पहले बात, इसमें गॉस लॉ लगाओगे तो गॉस लॉ लगाओगे, टोटल का टोटल फ्लक्स कितना इसमें निकलेगा? इसमें अगर तुम टोटल फ्लक्स अगर पहले निकालने चल जाओ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे बोलो। तो बताओ, यहाँ पे अगर यहाँ पर दो सरफेस नीचे बना, एक होलो स्फीयर जिसे बोल रहे हो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और एक हमारा आपका कोन, इज इक्वल टू किसके बराबर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगर पूरा क्लोज होता तो इसके कारण जो हेमिस्फीयर के कारण, हेमिस्फीयर में जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता वो कितना होता? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो यार। प्लस ये कोन इज इक्वल टू कितना हो जाता? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आ जाएगा? फाई ड्यू टू कोन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत तो बता दो हमें। बताओ n का वैल्यू कितना निकल जाएगा? n का वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो हो जाएगा n का वैल्यू कैसे, इसका बराबर कर दो। n का वैल्यू शायद 3 आएगा जी, n का वैल्यू 3 आ जाएगा, उससे इक्वेट कर दोगे और क्या करोगे? ठीक है, कोई दिक्कत? एक सवाल इसका हमें और लेना था, जरा देखो तो। और तुम्हें वेरिएबल केस वाला चीज पढ़ाए थे। हाँ अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, बहुत तरह की पढ़ा चुके होंगे। जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी भी साथ में हमने पढ़ा था। चार्ज डेंसिटी में हम लोग पढ़े थे लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वॉल्यूम वाला, उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेंसिटी डिफाइन था वो था लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी के बेस पे एक सवाल जैसे पूछ भी लेते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कर लोगे, डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक सवाल ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे 2 मिनट का टाइम, जल्दी से ट्राई करो तो।
चलो बना लो, हम जितना हमें पता है, मगर हम जल्दी से डिस्कस करते हैं क्योंकि हम लोग आज हो सकता है आज पूरा ना हो पाए, मगर अगली क्लास में 100% हो जाना चाहिए। इधर देखो, और सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरी, ये सर्कुलर डिस्क है हमारा, मान लो हमारा ये वाला डिस्क है, ये हमारा सर्कुलर डिस्क है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। A circular disk of radius r carries a surface charge density इतना, where sigma naught is a constant and r is the distance from the center of the disk. Electric flux to a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 देखो ना, इसको पहले हम ग्राफ बना सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे होगा। एक मान लो ये हमारा स्फीयर है और एक आपका कुछ ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे समझोगे तो अच्छे समझ जाओगे। ये वाला कुछ ऐसे है और कहाँ कहाँ कितना वाला डिस्क देख लेना आपका। लेकिन एक लार्ज स्फेरिकल सर्फेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली कर चुका। और दूसरा हमारा जो स्फीयर है वह इसको इतना ही कंप्लीट किया हुआ, कुछ ऐसे दिखा लो हमारा। अनदर स्फेरिकल सरफेस रेडियस r by 4, इसका रेडियस r by 4 ऐसे दिखा देते हैं। क्या समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है। ये वाला, ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला स्फीयर है, क्या हमारा स्फीयर है, ये हमारा क्या है स्फीयर है ये वाला, और ये हमारा क्या है डिस्क है। इस पे हमारा क्या गया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कुछ यू। तो इसमें देखो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, बस फर्क पड़ेगा क्यू इनक्लोज निकालने का तरीका पे। बताओ क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, बताओ क्यू इनक्लोज निकाल। अच्छा, इसी का अगर डायग्राम हम कुछ यूं बना दें। अच्छा, इससे जो फ्लक्स का वैल्यू बोला, इससे फ्लक्स का वैल्यू में शायद फाई नॉट बोला है, और जो इससे फ्लक्स बोला, इससे फ्लक्स का वैल्यू फाई बोला है, यही ना बोला है। और इसका जो रेडियस हमारा, इसका रेडियस r बाई 4 है, और बड़ा वाला तो कितना भी ले लो, बस हमें r नोट मान लेते, ये r नोट मान लेते, मगर इतना पता है कि r नोट है जो r से क्या है हमारा बड़ा है। कोई दिक्कत बोलो। हमें निकालना है क्यू इनक्लोज। एक बात बताओ, अगर हमें ये डिस्क हमारा था ये वाला मान लो, तो क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पर वेरिएबल है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, एलिमेंट काटने के पास। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पहले जा करके एक एलिमेंट काट लेते हैं कुछ यू, ये काट लो एक एलिमेंट। जब ये वाला काटोगे कितना लेंथ पे, आर लेंथ पर जा करके एक डी आर थिकनेस का हमने एक एलिमेंट काटा। ये वाला इसका थिकनेस हमारा डी आर हम बोल रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस हमने आर बोला। तो इसका एरिया कितना हम लिखते हैं, 2 पाई आर इंटू डी आर लिखते हैं, बताओ 2 पाई आर इंटू डी आर। तो अगर इसमें जो हमारा डी क्यू अगर हम लिखेंगे, तो डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू डी। और आज हमारा चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बटा आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। यहाँ से जब डी क्यू का तुम वैल्यू आज लिख रहे होगे तो कितना लिख रहे होगे, 2 पाई सिग्मा नॉट, अंदर में आर मल्टीप्लाई करो तो आर माइनस आर स्क्वायर बटा आर इंटू डी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता दो हमें, आ जाओ ना। हम अगर अगर हमें फाई नॉट निकालना हो तो बताओ फाई नॉट का वैल्यू क्या होगा। फाई नॉट मतलब बड़का वाला स्क्वायर के लिए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा हमारा। बताओ क्यू इनक्लोज निकालेंगे तो हमारा डी क्यू का सम होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मगर बताओ डी क्यू जब सम करेंगे तो जीरो से कहां तक करेंगे, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इसका रेडियस हमारा आर है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें। अरे एक बात बताओ, स्फीयर तुम चाहे कितना बड़ा ले लो, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कितना में हमारा, जीरो से आर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो से कैपिटल आर। कोई दिक्कत है? जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आज लिख रहे होगे, और अंदर में जाओगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 2 माइनस आर क्यूब बटा 3 इंटू आर के बराबर। क्या सही लिखे कि गलत लिखे? सही है। तो पहले वाले का जो फ्लक्स का वैल्यू आया वो कितना आया, 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा हमारा
3 दूना 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 6 आर के बराबर, क्योंकि एक आर से कार्य कट जाएगा, है कि नहीं, बोलो इतना बच जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा रिश्ता नंबर 1 हो गया। अगला से फ्लक्स का वैल्यू बोला है फाई, तो जरा चुपके से अगर हम फाई लिखने जाएं आज तो कुछ यूं हम लिख रहे होंगे, फाई इज इक्वल टू क्या कहोगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ जब यहाँ से तुम फाई लिखोगे तो जब डीक्यू का इंटीग्रेशन तुम आज कर रहे होगे तो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से r/4 तक ही, हाँ या ना, बोलो। 0 से r/4, यहाँ से इंटीग्रेट करो अपॉन क्या, अब स्टाइल नोट, बाकी लिमिट तो यहीं पर ना पुट होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फाई इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखते हैं 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बटा 2। तो आर स्क्वायर बटा 2, जब इसमें एक सेकंड बाकी तो आर की बता 0 था वहां पर सही रहेगा, तो क्योंकि 0 था नीचे, यहाँ पर r/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बटा 4 चौके 16 दूना 32 माइनस आर क्यूब बटा 3, तो आर क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो आर की पावर कितना 4 है जी, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 3 × 64 इंटू आर, यहाँ से काटा पीटी करो तो ये आपका आर स्क्वायर आज लिख रहे होगे, और यहाँ से जो फाई का वैल्यू होगा 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन 32, आर स्क्वायर 32 माइनस आर स्क्वायर 32 64 192, तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 32 छक्के 192, 6 में से एक गया 5, 5 आर स्क्वायर अपॉन 192, हमसे पूछा क्या है, फाई नॉट अपॉन फाई पूछा है, फाई नॉट अपॉन फाई, तो फाई नॉट का हमने वैल्यू निकाला, ये तो 2 पाई सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ही कैंसिल हो रहा होगा, बचेगा आपका 1/6 वहां बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 192/5 बचेगा, 192/5, तो जरा इसको काटा पीटी करो, 32 छक 192, 5 छके 30, 6.4 इसका आंसर आ जाएगा, मगर फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए यार, इंटीजर टाइप है ये, तो इसका आंसर में आने के तो इसमें कुछ तो है नहीं जो हम गलती करेंगे, 223। ऐसा ही है, 6.4 ही दे रहा है, तो दिक्कत तो बताओ हमें, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब देखो, हम तुम्हें एक सवाल लिए थे, इसी के बेसिस पे हम आपका तीन तीन जो पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास अगर कोई ये वाला अगर हम सरफेस माने, ये वाला, तो मान लो कि ये वाला साइड लेंथ हमारा ए है, ये है, और ये भाई टू डिस्टेंस पर, ये भाई टू डिस्टेंस पर एक चार्ज हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला क्यू रखा हुआ है। बताओ इससे जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का वैल्यू इसका ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, देखो ये वाई 2 पर है तब इस फेस से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, अगर ये वाई 2 पे नहीं होता तो तुम याद करो कि जब ये हम क्यूब के या क्यूब के अंदर रखते हैं, सेंटर पर ना रख करके चार्ज को और किसी और पोजीशन पे रखेंगे, तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू तो हमें पता होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट इस फेस से हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिसिटी नहीं था, बात समझ पा रहे हो, यही चलते हम यहाँ पर बाई 2 लिखे, तो इस फेस से अगर तुम्हें फ्लक्स का वैल्यू कुछ नहीं पता, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा होगा, अरे भैया बन जा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा हो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाला। तो इसे जो फ्लक्स का वैल्यू हम बताए थे, पहले इसको तुम क्यू बना लो, क्यू बना लोगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मगर सभी फेस से यह सिमेट्रिसिटी रखता है, इसलिए सबका
6 भाग से भाग कर दो तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस हमारा Q/6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। कोई दिक्कत तो बता दो मैं यहाँ तक नहीं। अब जरा एक बात करना, अब होगा क्या यहाँ पर, ये इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। स्लाइड भर गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और देखो एक बात बताओ हमें कि मान लो अगला बार हमने क्या किया कि एक हमने कोई क्यूब लिया, ये वाला हमारा क्यूब है, ये वाला। एक बात बताओ कि अगर इसके अभी हम बोले थे अगर इसके सेंटर तो मान लेते हैं ओ है, अगर सेंटर पर प्लस क्यू लगा हुआ था तो यहाँ पर तुमने क्या बोला कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच, ऐसे लिख देते ना कि चार्ज को ना ऐसे अलग अलग जगह रखना है। हम पहला कहते हैं इफ क्यू इज प्लेस्ड, सोच कर जवाब देना, क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब देन, तो यहां तुम तो बोल देन फ्लक्स थ्रू ईच फेस, यहां से तुम आराम से लिख लोगे कितना Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं दूसरा नंबर में कि हमने चार्ज को क्या किया, इसके कॉर्नर पे प्लेस कर दिया। एक हमने एक यहाँ पे रखा चार्ज क्यू, अब हमने क्या किया कॉर्नर पे प्लेस कर दिया, 0.2 मान लेते हैं, और ये चार्ज हमारा प्लस क्यू। इफ क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब देन, एक बात समझना, हम क्या करते हैं इसको सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं। एक बात और बताए थे, याद करो कि अगर हमारा ये वाला कोई सरफेस है, अगर इसके कॉर्नर पे रखते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल जाता है, तो इससे फ्लक्स वैल्यू कितना आता था? अरे कितना होता है जी? तुम लोग को हम भगा देंगे, हम बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं तुम लोगों का क्लास लेने के लिए। अगर यहाँ पे हम चार्ज बताए थे, अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ होता तो फ्लक्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से तो बिना कट किए सिर्फ इसके पैरेलल गुजर जाता है, इसलिए फ्लक्स हम लोग कितना बोले थे, 0 बोले थे। तो एक बात होता है यहाँ पर आपका जब तुम क्यू चार्ज पे रखा हुआ है यहाँ पर, तो तुम खुद बताओगे कि पहले इसका नाम हम देते हैं आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसको हम डिस्कस करते हैं अलग से भी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर रखा हुआ है, एक बात बताओ हमें कि अगर ये चार्ज क्यू रखा हुआ तो यहाँ पर जो आपका फेस हम देखो कौन सा बोल रहे हैं, फेस यहाँ बोल रहे हैं आपका ए बी सी एच, फेस हमारा बोल रहे हैं अपर हमारा बी सी डी जी, एंड फेस आपका लास्ट हम बोल रहे हैं आपका एक ये हो गया, एक आपका ए बी जी एफ, दिखा तीनों फेस। इससे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? इससे फ्लक्स का वैल्यू 0 आएगा। अब एक बात बताओ, अगर फ्लक्स का वैल्यू 0 है, हम अब इसे इतना तो हमें पता, बाकी बच गया फेस हमें उससे मतलब है नहीं, हमें निकालना है इस फेस से कितना जाएगा फ्लक्स, वो निकालना है बाकी फ्लक्स से। एक बात बताओ कि अगर इसी को हम ऐसे बना दें, इसको सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं, हम इसका कलर चेंज
कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। कुछ समझना अच्छे से, देखो इसे सुधार लेते हैं। यहाँ पे कौन सा लिखे थे? फेस, कुछ भी नहीं। भुलाओ, जब यहाँ कुछ था, जो नाम दिए थे बस एक लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा है? ए बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये बी सी डी, नीचे डी लिखा हुआ था, ये हमारा डी यहाँ पे लिखा हुआ है डी, ये हमारा ई, और एफ हमारा ए वाला, जी हमारा ए वाला, और एच हमारा ए वाला, और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। बताओ अभी हमने कितना क्यूब लगाया है, सोच के बताना। देखो एक क्यूब ऐसे था, इस पे हम एक पीछे, एक इधर लगाए, एक ऊपर लगाए, एक इधर लगाए, तो अभी हम इसमें 4 क्यूब टोटल हो गया कि नहीं हो गया? 4 इसके पीछे ले जाओ, क्या एक बड़ा सा क्यूब बन रहा है जिसका आपका साइड लेंथ आपका ए वाला ए है, साइड लेंथ ए, तो क्या 2, अच्छा ये वाला ए इसके पीछे भी बनेगा? हम पीछे तो दिखा पाएंगे नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये वाला हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ यूं बना रहे हैं हम आपका ले जा करके, पीछे पीछे भी 4 क्यूब लगेगा कि नहीं लगेगा इसको सेंटर पे लाने के लिए? ये कुछ यूं जाएगा, ये कुछ यूं जा रहा होगा पीछे की ओर, ये वाला, ये वाला। बाकी समझ आना, डॉटर डॉटर मतलब 4 पीछे भी। अब सोचो ये बड़े से क्यूब के लिए पूरे सेंटर पे है, अरे बोलो। अब बताओ कि जैसे आपका अगर हम एक क्यूब मानेंगे तो बताओ कि ये वाला बड़ा सा क्यूब में कितना फेस हमारा हो गया? 4 फेस है कि नहीं सब में? अरे 4 फेस है कि नहीं हमारा आपका? तो बताओ कि अगर हमें, अगर बोलो कि अगर फ्लक्स थ्रू हम तुमसे पूछें, फ्लक्स थ्रू ईच फेस अगर निकालना होता तो तुम इसको क्या बोलते? क्यू अपॉन 6 अपसाइलन नॉट बोलते कि नहीं बोलते? अब बताओ हर फेस कितना भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। अरे 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में। तो 4 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 24 अपसाइलन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें। अरे बोलो यार, हाँ बोलो। वहाँ पे तो 4 डिवाइड से उससे 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई पूरे के का एक बात कहो, अगर इस 4 फेस बचा हुआ था, देखो ये समझो, हम इस फेस को निकाल रहे हैं, ये वाला, वो समझ गए, ये फेस आपका है। अब बताओ इसमें अगर पूरा, वो समझ गए क्या? वो समझ गए, हाँ। आप जो वो 5 ईच फेस लिखे है ना, वहाँ पे आप 4 डिवाइड कर दिए, उसके 4 में मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको डिवाइड कर दिए। अरे डिवाइड, अरे भाई सही है, सुनो इधर पहले। अगर ये पूरा कंप्लीट फेस होता तो इससे फ्लक्स वैल्यू कितना होता? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता। हमें सिर्फ इतना से निकालना है, देखो इधर, हमें सिर्फ इतना, क्योंकि हम जो ऊपर ओरिजिनल फिगर बनाए उसके लिए हम पूछ रहे हैं, ये सिर्फ हमें इतना से निकालना है फ्लक्स का वैल्यू। अरे यार ये पूरा फेस होता तो पूरा फेस के कारण क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट तो एक फेस के चौथे हिस्से कितना होगा? इतना हो जाएगा। आगे आ जाओ। और ये किस फेस के कारण जो बचा हुआ, जिससे आपका यहाँ पर कौन सा हम फेस बोले थे? ए बी सी, ये 3 फेस, जैसे आपका ये वाला इससे बोलोगे, इस फेस से कितना फ्लक्स होगा? ये अच्छा यहाँ पर ना फ्लक्स का नाम लिख देते हैं, फेस का नाम, नहीं तो गड़बड़ाओगे नहीं। ये हमने कौन सा फेस निकाला? ये हमने निकाला आपका फेस, 3 को छोड़ दो आपका तो बचेगा ए एच ई एफ, ए एच ई एफ, फिर बचा हमारा एच सी डी ई,
HCDE, HCD ऐसा नहीं तो लिखो, इतना लिखने से अलावा है कि एक्सेप्ट, अरे लिखिए, अब काहे मिटा दिए, लिख दिए तो लिख ही देते। HCDE था ना जी, HCDE। और बता कौन सा फेस है हमारा? FGDE, FGDE, FGDE। और बाकी तीन से हमारा जीरो होगा, कोई दिक्कत है? अरे बुझा रहा है कुछ? चलो आ जाओ, अगर ये वाला हो गया तो अब एक चीज हमें बताना। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे बना होता, ये मान लो हमारा कोई एक स्क्वायर फेस है, और यहाँ पर हमने दो चार्ज को रखा है, और एक हमने इसके जस्ट नीचे रखा है, ए वाले पे। ए प्लस क्यू है, ये भी हमारा ए डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने आपका प्लस क्यू रखा, और ये वाला ए साइड लेंथ, तो ये भी आपका डिस्टेंस A/2 पे हमने रखा है, ये वाला A/2 पे। हमें निकालना है फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस, स्क्वायर सरफेस लिख दो। जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट दे रहे हैं, फटाक से। गलत है। चलो आओ इधर देखो, पहले की बात तुम लोग समझे ही नहीं, डायरेक्ट पता नहीं, आई डायरेक्ट निकाल के ऐड कर दिए होगे। अरे इडियट, एक के कारण बताओ कि इसका, क्योंकि अगर कोई एक सरफेस है, इसके कारण जो एरिया वेक्टर लोगे, या तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लोगे, या तो हमारा नीचे की ओर लोगे। तो अगर ऊपर की ओर मानोगे तो इसका फ्लक्स हमारा नेगेटिव आएगा, इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, तो दोनों को फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तुम क्या किए हो? ऐड किए ना जी। आ जाओ, इसको हम बोल देते हैं आपका चार्ज 1 बोल देते हैं, इसे हम चार्ज 2 बोल देते हैं। समझना, आपका लिखते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर फेस, स्क्वायर फेस ड्यू टू Q1, ड्यू टू 1। इसको हम बोल देते हैं आपका ड्यू टू 1 इज इक्वल टू φ1 के बराबर। तो φ1 निकालने में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कितना, Q/6 और तुम्हारी मर्जी, ऊपर पॉजिटिव मानते हो कि नहीं पॉजिटिव मानते, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए ना। हम लिख रहे हैं आपका φ2, मतलब नीचे वाले के कारण φ2 का वैल्यू। कौन बताएगा φ2 कितना आएगा? बहुत ही आसान है, 24 नहीं आएगा, 22 तो 24 ही आएगा। एक सेकेंड,
हाँ सही बोले, 24 ही आएगा, सही बोले, छोटों के 24। हाँ, कैसे 24 आएगा बताना पड़ेगा कि समझ रहे हो सभी लोग? अगर तुम्हें चाहिए अमीषा, अगर तुम्हें पता चला कैसे हुआ है, एक अगर होगा तो एक इधर की ओर लो, एक सेकेंड यार, ये यहाँ पर लो, कुछ ऐसे, तुम इसको क्यूब में लाने की कोशिश करो तो देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये ले लो, इसको तुम ले लिए, बताओ इतना तो कर ही सकते हो। अब बाकी बन गया, बाकी जैसे ऊपर वाले के लिए 1 के लिए था, अब ये एज इट इज 1 के जैसा बन गया। कैसे देखो हमारा, ये मान लो, हटा दो इस सबको, ये हमारा एक ऐसा क्यूब है जिसका साइड लेंथ अब कितना हो गया हमारा, 2a। अरे बुझाया क्या हम बोल रहे हैं, पीछे की ओर भी ले जाना है, ठीक है, ये पीछे की ओर भी ले जाएगा, जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे। बताओ कि अगर एक होता तो बताओ, फ्लक्स का अगर फाई 2 लिखते हैं आपका, तो पूरा फेस होता तो कितना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मगर बताओ एक फेस को तुम कितने हिस्से में बांटे हो, 4 हिस्से में, तो कितना हो जाएगा आपका 24 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे? तो जो फाइनेट का वैल्यू होगा, बताओ एक को पॉजिटिव एक को तुम नेगेटिव मानोगे, तो पहले वाला कितना है 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, Q/। अच्छा एक बात होता, अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाता तो फ्लक्स वैल्यू ऐड होता कि सब्ट्रैक्ट होता? ऐड होता। बुझाया सभी को हम क्या बोल रहे हैं? ये अगर फाइनेट अगर होगा यहाँ पर, तो बताओ फाइनेट का वैल्यू कितना हमारा 6 चौके 24, 4 में से कितना बचेगा, 3Q बच जाएगा जी, 3Q/24 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? आ जाओ आगे। तो ये तो हमारा कुछ अच्छे से सवाल, बाकी कुछ है नहीं यार इस सब में, अगर तुम्हारे पास पढ़ने में तो तुम लोग को है नहीं, तो इसलिए तुम लोग का मिल बटे सन्नाटा रहते हो। पढ़ना लिखना रहे घर पे पढ़ो बैठ करके तब ना। आज हम लोग देखते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मगर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ समझने से पहले कुछ, जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे तो कंडक्टर पर वहां पर एक चीज हम सिखाएंगे भी, क्या कहते हो, टाइप्स ऑफ मटेरियल सॉलिड्स। आपका कंडक्टिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, याद रख लेना कि ऐसा होता है। इसका रीजन जब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, इसका रीजन पहले भी एक चीज एक बार हमने बताए थे कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, अंदर की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता। इतना बात याद रखवाए थे, तो कुछ बातें आज और याद रख लो, और बाकी सबका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग जब कंडक्टर पढ़ेंगे अलग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद लगभग 2 से 3 क्लास का ये चैप्टर रहता है, तो उसमें हम लोग ये सब डिटेल्स में सीखने वाले हैं ऐसा क्यों होता है। आ जाओ आगे, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, एक्चुअली होता है मटेरियल, ठीक है, मगर हमें पता है कि जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है वो पूरे पूरे 2 ही 3 चीज के लिए इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जैसे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, फिर आपका सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, बस ये 2 चीज, तीसरा कुछ आएगा नहीं यहाँ पर सॉलिड्स में, इसलिए हम सॉलिड्स लिख देते हैं। तो ये बात रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में। हम जो बांटने जाएंगे तो ये हमें 2 भाग में इसे हम बांटने की कोशिश करेंगे। पहला एक हमारा कंडक्टिंग कंडक्टिंग और दूसरा हमारा नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और दूसरा हमारा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, जब हम तुम्हें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे शुरुआत में पहला लेक्चर में ही, तो वहाँ एक चीज बताए थे कि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर मास। मतलब मास होगा तभी चार्ज का वजूद है, अकेले चार्ज का कोई वजूद नहीं है। तो एक बात बताओ, हमारा जब कंडक्टिंग होगा ना, तो हमारी तरफ यहाँ पर पता है कि 2 तरह का हम लोग सॉलिड यहाँ पर पढ़ने आएंगे। एक हमारा होगा हॉलो और दूसरा हमारा क्या होगा, सॉलिड। एक आपका होगा हॉलो और दूसरा हमारा हो जाएगा आपका सॉलिड। ठीक उसी तरह से जब इसके पास भी आओगे वापस पलट करके, ये भी कहेगा कि भैया हम भी तो 2 ही टाइप के होंगे, एक हमारा सॉलिड और दूसरा हमारा आपका हॉलो। ये हमारा हॉलो और दूसरा हमारा सॉलिड। एक बात समझना, जैसे कंडक्टिंग अगर हुआ तो हॉलो, तो पहले एक बात समझो कि अगर हॉलो है तो उसके इनसाइड कोई मटेरियल है ही नहीं है, तो अगर तुम चार्ज अगर दोगे तो चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे कि वॉल्यूम में?
सरफेस पर, अरे अंदर में कोई मास है ही नहीं है, तो ये हॉलो में तो कोई सोचने वाला बात ही नहीं है। अगर इसमें तुम चार्ज देते हो तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर सरफेस, ओवर सरफेस। देखो सॉलिड में याद रखना है, यहाँ पर होता क्या है, जब हमें पता है कि सॉलिड हम जब कह रहे हैं तो अंदर मटेरियल है, मास है, मगर फिर भी जब हम मास देंगे सॉलिड और कंडक्टिंग अगर होगा तो चार्ज खुदक करके कूद करके बाहर सरफेस पे आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसका हम रीजन जब तुम्हें बोले कि जब हम पढ़ाएंगे कंडक्टर तो बताएंगे, अभी फिलहाल ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज चार्ज ऑल्सो रिसाइड्स ओवर, ऑल्सो रिसाइड्स ओवर सरफेस, ओवर सरफेस। और दूसरा समझना हमारा हॉलो अगर हम बोलते हैं, तो अगर हॉलो बोलोगे तो तुम खुद बताओ कि हॉलो के अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सरफेस कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे। चार्ज रिसाइड्स ओवर, ओवर सरफेस। ये सॉलिड होगा हमारा, तो बताओ सॉलिड आपका नॉन कंडक्टिंग हुआ, अब तुम जहां दोगे चार्ज वहीं रुकेगा, मतलब अगर मैंने वॉल्यूम में दिए हैं चार्ज तो वॉल्यूम पर ही अब रुकेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज रिसाइड्स ओवर वॉल्यूम, चार्ज रिसाइड्स ओवर वॉल्यूम। तो दिक्कत है, इतना बातें याद रखना है। अब हम लोग सीखेंगे आपका, तुम्हें पता है कि जब हम ये दोनों, जब आपका कंडक्टिंग होगा तो कंडक्टिंग केस में जब हम अगर डिफाइंड करना हो हमें कि भैया चार्ज डेंसिटी कौन सा डिफाइंड करेंगे, तो तुम ही बता दो कि हमारा चार्ज डेंसिटी कौन सा डिफाइंड हो रहा होगा यहाँ पर, सिग्मा, है कि नहीं बोलो। और यहाँ पर भी क्या चार्ज डेंसिटी कौन सा डिफाइंड आपका, सिग्मा, बस यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रो। कोई दिक्कत है, आते हम लोग आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तुम्हें याद हो तो एक बात हम बताए थे कि गॉस लॉ इज ऑलवेज, गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड बट इट इज यूजफुल फॉर सम कंडीशन। जैसे हम लोग बोले थे कि हम इसे क्या करते हैं, हमेशा वो लगा लो गॉस लॉ कहीं भी एप्लीकेबल होगा, मगर हम अपने सिलेबस में गॉस लॉ को एज ए टूल यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। यहाँ पर चलो लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसके कारण, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, आज शाम को तुम लोग का ऑप्टिक्स का भी क्लास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस, वेरियस चार्ज, वेरियस चार्ज और वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्री, हाँ बोलो, कितना बजे, अगर होगा तो शाम में छोड़ देना, फिर रहने देना, नहीं तो फिर अगर दे सकते हो टेस्ट तो फिर वीडियो से करना तुम्हारी मर्जी है। अब हम क्या करें, हमारे पास टाइम इसके अलावा कोई बचा है ये नहीं है। गॉस में पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू इनफाइनेटली, इनफाइनेटली चार्ज्ड, चार्ज्ड, इनफाइनेटली लाइन चार्ज्ड, लाइन चार्ज। याद करो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना पढ़ाए थे बताओ, अगर ये वाला अगर हमारा इनफाइनाइट हो, अगर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, तो इसके डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, टू के लेमडा अपॉन आर, पढ़ लो। अगर अगली बार से तुम्हें सही कह रहे हैं, अगर अगली बार से अगर तुमने, अगर हम पूछे अगर कुछ नहीं जवाब दिए तो हम आने वाला 2-3 महीना क्लास नहीं लेंगे। जैसे करना फिर फिजिक्स तुम लोग।
ये हमारा कोई इन्फाइनेटली लार्ज इन्फाइनेटली चार्ज वायर है। ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लेमडा है। बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसके आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस जो भी बोलना है बोल दो, हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, मगर हमें गॉस लॉ के हेल्प से निकालना है। हमें आर डिस्टेंस तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हमें यहाँ पर आपका पॉइंट पी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट पी पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो गॉसियन सरफेस चूज करने की, ये बताओ क्या करोगे, हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं कुछ यूं करके, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर बाकी वगैरह तो कुछ सिमेट्रिकल सिमेट्रिसिटी रहेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ गॉसियन सरफेस कुछ यूं तरह से चूज करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। बताओ यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि इनफाइनेटली है, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर होगा। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर होगा। अगर यहाँ पर तुम देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास तीन फेस मिलता है, एक आपका ये वाला ढक्कन ऊपर वाला, एक ढक्कन नीचे इसका कैप जिसे बोल दो, और एक इसका कर्व सरफेस। अगर कर्व सरफेस के लिए अगर एरिया वेक्टर अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो इधर की ओर ही एरिया वेक्टर हम आपका डीएस बोल देते हैं, और इधर की ओर कौन सा होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर ही हमारा आपका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा आपका, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर की ओर ही है। तो बताओ, अच्छा ये वाला हो गया कर्व सरफेस की कहानी। अगर तुम इसके कैप की कहानी अगर लिखना चाहो तो हमें पता है इसका एरिया वेक्टर आपका ऊपर की ओर होता है, तो इसको हम आपका DS1 बोल देते हैं, DS1। और इसका कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर ही है, तो बताओ, तुम खुद बताओ, यहाँ जो फ्लक्स का वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो नीचे की ओर हमारा क्या आपका DS है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स होगा, इससे भी फ्लक्स की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, फ्लक्स का वैल्यू 0। तो बताओ फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, सो अगर तुम यहाँ पर लिखते हो बाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। जरा एक बात बताओ कि यहाँ पर हमारे पास पता है कि तीन सरफेस था, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वाला हमारा ई डॉट डी एस वन है, प्लस ई डॉट डी एस टू नीचे वाले को बोल देते हैं आपका ई डॉट डी एस टू से बोल देते हैं DS2। और एक हमारा कर्व सरफेस वाला हम इसको लिख लेते हैं कर्व सरफेस वाला ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। अगर ये वाला लेंथ अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम एच मानते हैं, तो जो एस जो गौस इसको हम बोलते हैं गौसियन सरफेस, इसको बोलेंगे हम आपका गौसियन सरफेस, गौसियन सरफेस है। तो गौसियन सरफेस का जो वैल्यू यहाँ पर गौसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज लिखोगे, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा और कितना लेंथ होना चाहिए, एच लेंथ में, ये हो जाएगा लेमडा एच अपॉन अब एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका वैल्यू कितना आया निकल करके, 0। इसका वैल्यू कितना निकल करके आया है, 0। बताओ यहाँ से क्या आएगा हमारा आपका ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो बताओ यहाँ पर ई डी एस के बीच का एंगल कितना डिग्री था, इसमें 0 डिग्री था कि नहीं था। तो ये इधर बाहर कर लो, यहाँ पर हम आपका ds लिख लेते हैं आपका eds से, और लेमडा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds मतलब आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है क्योंकि आपका ये वाला डिस्टेंस r है हमारा, तो 2 पाई r इंटू h, और लेमडा h अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम वैल्यू लिखोगे तो h से शहीद होगा, तो बचेगा लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अगर k के टर्म्स में लिखना हो तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा आपका 2k लेमडा अपॉन r आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। क्या यही पढ़े थे, आज दूसरा हम लोग देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग या फिर इसी को बोलेंगे आपका हॉलो कंडक्टिंग, क्योंकि सभी के कारण सेम हो, क्योंकि सभी के कारण जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज होगा वो सरफेस पे आ जाएगा। हॉलो कंडक्टिंग, फिर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, चार्ज्ड सिलेंडर, चार्ज्ड सिलेंडर। फिर इसका डायग्राम बना लेते हैं, जरा कुछ कह क्या रहा है यहाँ देख लो पहले, इसके बाद स्लाइड भर के ऊपर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पूछना हो तो बताओ। अच्छा, तीनों में ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर सॉलिड हुआ कंडक्टिंग हुआ तो कोई फर्क नहीं, सरफेस पे वापस चार्ज आ जाएगा। अगर हॉलो हुआ तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग हुआ तब भी सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। तो तीनों का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पर हमें दो साइड लिखना है आपका, एक इन साइड एक आउट साइड। पहले इसका डायग्राम जरा बना लेते हैं। ये वाला, और हमें पता है, इस पे देखो हम दिखा तो पाएंगे दो ही से, लेफ्ट और राइट करके ही, मगर पता है तुम्हें, एक सिलेंडर लो और उसके पूरे चारों तरफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्चुअल में इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर्व सरफेस एरिया पे है कि नहीं है, बताओ। उसके लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा या रो या लेमडा? सिग्मा। और ये हमारा कहलाता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हमें दो पॉइंट पे निकालना है, आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर है ये हमारा, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। हमें दो पॉइंट पे निकालना है, एक इसके इनसाइड मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट ये वाला है, ये वाला, और एक पॉइंट हम आपके आउटसाइड, क्योंकि इनफाइनाइटली ये तो कोई डिस्टेंस कहाँ पे मायने नहीं रखेगा। एक यहाँ पे निकालना है हमें। चलो, एक पॉइंट ये वाला आपका पॉइंट पी, एक पॉइंट हम आपका क्यू मान लेते हैं। ये वाला आर होगा जब जब आर हमारा कैपिटल आर से बड़ा होगा, ये वाला आर जब आर हमारा छोटा होगा। यहाँ पर कैपिटल आर क्या था, तो बोलोगे इसका रेडियस है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। नहीं। अच्छा, इसका जो चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है, आपका सिग्मा के बराबर है। हम जब पहला केस वन ले लेते हैं, हम केस वन पहले, एक केस वन ऐसे ही यहाँ दिखाते हैं। हम केस वन जब लेंगे तो हमें गॉसियन सरफेस का जरूरत पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हम क्या, यहाँ पर एक सिलेंडर तो सिलेंड्रिकल जैसा ही चूज कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी के कारण। तो हम क्या करेंगे, ये ले लो यहाँ से कुछ यूं, ये वाला, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये वाला गॉसियन सरफेस। बताओ, और एक बार जब हम गॉसियन सरफेस कहाँ चूज करेंगे, आउटसाइड के लिए।
ये कुछ यूं लोग का नोट्स कहाँ तक कंप्लीट है जी? बचा हुआ कहाँ तक लिखी है? बस पिछला क्लास का ट्यूटोरियल। ये कुछ ही हमारा ये हो गया। कैपिटल आर जब ग्रेटर देन स्मॉल आर जो होगा आपका वो आर से बड़ा होगा, मतलब बाहर आउटसाइड के लिए, कमरा इनसाइड के लिए। हम पहले पहले केस वन लेते हैं। केस वन, जब हमारा आर लेस देन आर हो, डेट इज इनसाइड, डेट इज इनसाइड। फिर एक बात बताओ, जब इनसाइड की बात हम करते हैं तो क्या लगाओगे यहाँ सबका? गॉस लॉ के पास जाओ तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ अंदर की कोई इसके अंदर कोई चार्ज है? अरे बोलो, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं तो क्यू इनक्लोज यहाँ पर कितना है हमारा आपका? जीरो। अगर क्यू इनक्लोज जीरो होगा तो ये डीएस तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो किसको होना पड़ेगा हमारा? जीरो। ई जीरो, मतलब अंदर की ओर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है हमारा? जीरो की होगा आपका ये। दूसरा जरा समझना, अगर हमें केस टू अगर ले लें, केस टू हमारा आर जब हमारा ग्रेटर देन आर हो, डेट इज आउटसाइड, डेट इज आउटसाइड। तो आउटसाइड की जरा देखते हैं क्या क्या कारनामे करने पड़ेंगे। ये वाला सरफेस पहले मानो आपका, ये वाला, और एक सरफेस हमें ये वाला मानो, ये वाला। तो बताओ कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर का डिफाइन करने की अगर ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं, अगर एरिया वेक्टर हमारा इधर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर ही होगा। बताओ यहाँ पर तुम अगर देखते हो तो ये वाला हमारा डीएस हमारा इधर की ओर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर ही रहा होगा। अच्छा, हमें कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा इसके परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्फाइनेटली है भाई। अगर इन्फाइनेटली है आपका तो तुम खुद समझो कि ये सब ये कोई सरफेस तो तुम ले लोगे आपका, तो जितना ऐसे ये वाला अगर कोई लाइन ही लेते थे तो याद करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इधर की ओर होगा। ड्यू टू सिमेट्री के कारण इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में हर बार क्या हो रहा होगा? कैंसिल आउट। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वाला इधर हो गया। अच्छा, इसके लिए तुम अगर देखोगे तो इससे अगर हम डायरेक्टली अगर फ्लक्स का वैल्यू अगर बोले तो कितना होगा? जीरो। बताने की जरूरत है? इससे भी फ्लक्स वैल्यू कितना होगा हमारा? इससे भी फ्लक्स का वैल्यू कितना हमारा आपका? जीरो। ये वाला हम मान लेते हैं कि हाइट आपका एच रहा होगा, ये वाला। तो जब यहाँ से ई डॉट डी एस करोगे तो बाकी सबके कारण जीरो हो जाएगा। ये लिखो आपका ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो के कारण तो जीरो, तो हम डायरेक्टली तीसरे वाले के लिख रहे हैं आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। तो बताओ कि सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका कर्व सरफेस एरिया। जो बताओ एक बात बताओ, तुम चाहे बड़का कितना भी गॉसियन सरफेस यूज कर लो, मगर चार्ज तो सिर्फ किसके अंदर होगा हमारा? इतना से लेकर के यहीं तक चार्ज होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हमें बाहर वाले के कर्व सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं होगा, हमें लिखना पड़ेगा अंदर वाले का ना। तो अंदर वाले कितना होगा? 2 पाई r इंटू एच के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, हाँ बोलो। आप अर्थ जो है वो बड़े वाले सिलेंडर का है। हाँ, तो एक बात बताओ, क्योंकि इन्फिनिटली लंबा है तो चार्ज इतना पूरा में नहीं है लंबा, चार्ज इतना हमें लेना है, इसके अंदर चार्ज लेना है तो हाइट हम किससे कंसिडर करेंगे? गॉसियन सरफेस वाला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बचेगा डीएस, और डीएस का सम हमें पता है कर्व सरफेस एरिया होता है। तो 2 पाई r इंटू एच इज इक्वल टू कितना हमारा? 2 पाई r h सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। काटा पीटी जब यहाँ से करोगे तो देखो क्या मिल रहा है हमारा? एच से एच गया, एच से एच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 पाई से 2 पाई भी शहीद हो जाएगा। तो बचेगा सिग्मा अपॉन सिग्मा आर अपॉन एक नीचे आ जाएगा तो आर अपसाइलन। यहाँ पर कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, अगर है कि नहीं हमारा? कैपिटल आर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक चीज बात समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है कि नहीं? बाहर के लिए। बताओ कि एट सरफेस की अगर हम बात करें, एट सरफेस जो होगा स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर? कैपिटल आर के बराबर। तो जो सरफेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकलेगा
वह चुपके से बताओ कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे बुझा रहा है क्या, बोले हम। हाँ सर। कुछ ये है, जरा इसका डायग्राम ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन जरा देखते हैं। ये कुछ गलत नहीं हो गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनाते हैं कुछ चीजें। ये हमारा क्या था, एक्सिस ये, चलो इसका हम रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देख लेते हैं कैसे ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। एक बात बताओ, अगर आप तुमसे पूछे बताओ कि इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला इसका, 0। बताओ इसका आउट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, आउट साइड देखो यहाँ पर आपका सिग्मा आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलो। और बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ अगर हम आउटसाइड के लिए बात करें, फॉर आउटसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा, स्मॉल आर होगा। जरा इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ये वाला हमारा लाइन हो जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस आर, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा 0, तो कुछ ये वाला ग्राफ इसी पर रह जाएगा, कहाँ तक, इसके सरफेस तक। सरफेस पे जैसे ही गया इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कि कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके बाद क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तुम खुद बताओ जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा बनता है। ये वाला हम इधर बना लेते हैं, आपका ये आर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये वाला आपका आर इज इक्वल टू माइनस आर लाइन, और ये वाला आर इज इक्वल टू प्लस आर लाइन। इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। कोई दिक्कत है, टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। ये कितना होगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर की ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल स्मॉल आर। तुम अगर इस नीचे के लिए बनाना चाहोगे, मतलब इधर लेफ्ट साइड के लिए, तो बस डायरेक्शन ही क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा कि नहीं होगा। इसके सरफेस पे कुछ ये वाला हो जाएगा, यहाँ अगर आप ऐसे चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा, हाँ या ना, कुछ ऐसे यहाँ पर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। ये हो गया दूसरा, तीसरा आ जाओ जरा, सॉलिड के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid non-conducting solid non-conducting
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली सिलिंड्रिकल वायर वायर। अच्छा, जब ये सेम काम रहेगा, बताओ यहाँ पर बस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द वॉल्यूम रहेगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, रुक जा पूरे। देखो है सिर्फ आपका, ये हम इनसाइड आउटसाइड एक साथ निकालने के लिए ऐसे बना दिए। बस यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चा पार्टी, वो हम दिखा देते हैं, कुछ यूं होगा। चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है कि नहीं बोलो। बाकी गॉसियन सरफेस वगैरह जैसे हम चूज किए, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये वाला। अब बताओ, हम इनसाइड आउटसाइड सेम टू सेम, बाकी कोई भाग बाकी फर्क यहाँ पर बस ये पड़ेगा क्यू इनक्लोज्ड वाला, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ चार्ज डेंसिटी हमारा कितना होगा, सिग्मा हो, सिग्मा कहते हैं, रो हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा इसके अलावा? हम चलते हैं वही बात। अब इन साइड में इस बार हमारा क्यू इनक्लोज जीरो नहीं है। तुम्हें पता है कि बताओ कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर डीएस वेक्टर अगर डिफाइन करें इन साइड के लिए, तो इसके लिए डीएस हमारा इधर की होगा। देखो एक बात और समझना, जो अंदर की ओर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर ये चूज किए हैं, ये गॉसियन सरफेस, यह गॉसियन सरफेस यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, वो हमेशा इधर की ओर ही होगा। बता सकता है कोई क्यों? इन्फिनिटली लॉन्ग ये भी है, ठीक है। तो सेम काम यहाँ भी हो रहा होगा। ये वाला इन्फिनिटली लॉन्ग है हमारा। एक बात तुम बताओ, ये वाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर। तुम अगर इधर देखते हो तो यहाँ पर अगर हम तुम्हें बनाए कोई और कलर यूज कर ले, यूज कर लेते। बताओ यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो डीएस वेक्टर हमारा इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा हमारा, यहाँ पर इधर की ओर ये होगा कि नहीं होगा बोलो। बाकी इसके जो कैप होगा, बताओ कैप ये वाला हो गया हमारा, कैप ये वाला हो गया। बताओ इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा हमारा कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा। और बताओ तो इससे फ्लक्स का वैल्यू जल्दी से बता सकते हो अब कितना आएगा? जीरो। ये हमारा हो गया आपका, इसको DS1 बोलो। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर की ओर ही रहेगा। सेम काम यहाँ पे करो, इससे एरिया वेक्टर हमारा इधर की ओर ले लो, हमारा DS2 बोल दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर ही रहने वाला है। तो जरा बताओ कि अब डायरेक्टली इतना लिख दें तो समझ जाओगे, इससे फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा हमारा, जीरो के बराबर। बताओ इससे फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा हमारा, जीरो के बराबर। हमें बचेगा कर्व्ड सरफेस बचेगा आपका। तो आज यहाँ पर लिखते हैं पहला केस वन, इफ a small r should be less than r, that is inside। अब जरा अगर इनसाइड लिख लिए हैं तो जरा बताओ इनसाइड, यहाँ पर लगाओ गॉस लॉ। तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ बाकी दोनों के कारण जीरो है, तो कैप वाला तो उसको लिखना पड़े कि डायरेक्टली लिख दें? अब डायरेक्ट थर्ड वाला लिख लें। ई डॉट कितना हमारा ds, अब हमें चाहिए क्यू इनक्लोज। देखो समझना, चार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो, वो हर जगह यूनिफॉर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हमें क्यू इनक्लोज लिखना होगा तो पहले रो से मल्टीप्लाई कर लो इसकी वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पर कौन लोगे, गॉसियन सरफेस का कि एक्चुअल वाला, बड़का वाला का कि गॉसियन का? अरे गौस भाई, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होता है, तो हम गॉसियन सरफेस का ना वॉल्यूम लेंगे यहाँ पर।
हाँ सर। ये वाला। तो गॉसियन सरफेस का अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू पाई, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू भी ये वाला इतना ही तुम्हें लेना पड़ेगा, इसको हम एल मान लेते हैं सबसे बढ़िया, ये वाला डिस्टेंस को एल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आपका पाई स्क्वायर एल और डिवाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों का बीच का एंगल हमें पता है 0 डिग्री है, तो ई को बाहर निकालो, और डीएस डीएस कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, एच की जगह हमने यहाँ पर एल लिया है, तो आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से तुम पाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया 2 पाई से 2 पाई खत्म, एल से एल खत्म, तो कितना आ रहा है बताओगे हमें, रो कितना आएगा, रो स्मॉल आर बचेगा, स्मॉल आर एक आर से कट जाएगा, तो रो आर अपॉन ये कटेगा, तो बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? तुम अंदर की ओर देखोगे तो तुम पाओगे कि एक दिए हुए चार्ज डेंसिटी के लिए रो कांस्टेंट होगा, और एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कांस्टेंट है हमारा, तो कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायरेक्टली उसमें तो क्या है हमारा, हाँ। और मतलब कि ये लिनियरली कह सकता है कि ये लिनियरली वेरी कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी लिनियरली, वेरी लिनियरली विथ आर। कोई दिक्कत है विथ आर? बताओ कि अगर हमें बताया मतलब कि एक्सिस से सरफेस तक जाने में, सो कह सकते हो कि सो, अगर इसका ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारा इसका एक्सिस होता है, ये वाला हमारा एक्सिस है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि एक्सिस से इसके सरफेस तक जाने में मैग्नीट्यूड बोल दो, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे बढ़ेगा भाई, अभी बोले तो नहीं, यदि भाई कर रहा है, तो बताओ कि सरफेस पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और जरा ऊपर आ जाओ, जरा एक चीज और बता दो मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा पूछ भी देते हैं, बताओ कि अगर तुम्हें मान लो अगर यहाँ पर कोई एक टेंजेंट हम अगर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर सोच कर बताना, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर ले, तुमसे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सब चीजें। एक हमें यहाँ पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, और इस टेंजेंट पर मान लेते हैं कि कोई ये पॉइंट हम आपका आर नोट ले लेते हैं, आर नोट, तो ये वाला हमारा थीटा होगा आपका। तो बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि डी ई अपॉन डी आर का वैल्यू, डी ई अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू आर नोट, कितना बताओगे जल्दी से बताओ, बोले 10 थीटा, बोलोगे नहीं बोलोगे 10 थीटा। अब जरा तुम्हें एक बात बताओ, जाओ ऊपर और जा करके देखो आपका इसका वैल्यू कितना होगा। क्या, अगर हम 10 थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू अगर लिखें माइनस सिग्मा स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कोई दिक्कत है? नहीं बुझाया, अरे स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मैकेनिक्स बहुत डेप्थ में पढ़े हैं, मैकेनिक्स का ये सब 20% है। हम लोग मैकेनिक्स को इतना जितना हम पढ़ाएं धुआं धुआं कर दिए, अगर उससे ज्यादा कहीं 12th में नजर ही नहीं आएगा कि भाई साहब रोटेशन कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब टॉपिक है। ये आ जाओ, सेम काम जरा यहाँ पर करो आउटसाइड के लिए। अब जरा सो नाउ फॉर केस 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका, केस 2 हमारा आपका कि जब आर हमारा इफ स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड। जरा बताना हमें कि क्या कहानी लिखेंगे आउटसाइड के लिए। आ जाओ फिर वही काम है, अच्छा किया हुआ तो है ही है, तो अब जो किया हुआ पहले से उसी में हो जाएगा काम हमारा। बोलो, ऊपर वाले कैप के कारण फ्लक्स जीरो, नीचे वाले का फ्लक्स जीरो, बताओ जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ तो यहाँ पर लिखो, आपका डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ से अगर हम ई डॉट डी एस, बाकी सबका तो जीरो ही होगा, तो हम डायरेक्टली अब लिखना लिख रहे हैं। बताओ ये वाला क्या हमारा 2 पाई आर एच, तो ई इंटू 2 पाई आर, और ये वाला हमने ले लिया हाइट एच के बराबर। अब बताओ क्यू इनक्लोज जब लिखोगे तो हमारा चार्ज कितना के अंदर है, यहाँ से लेकर के ये वाला नीचे तक जाओ, यहाँ तक है कि नहीं बताओ चार्ज, इतना ही चार्ज हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो आपका जो रेडियस लोगे वह लोगे इसका कैपिटल आर, मगर हाइट किसके बराबर लोगे इसके बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जब लिखना चाहोगे तो क्या लिख रहे होगे बताओ हमें,
कि क्यू इनक्लोज, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एच से एच का जो और कुछ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, देख लो, ये बचेगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बता दो। तुम देखोगे तो पाओगे कि दिए हुए चार्ज डेंसिटी के लिए वापस हमारा रो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आज वेरी करेगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से वेरी करेगा। अगर यही बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम सरफेस से अगर हम दूर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा हमारा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे बोलो, अगर तुम चाहोगे तो इससे भी अगर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो आज भी वैल्यू सेम ही आएगा। स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दो, तो एक आर कट जाएगा, तो रो आर अपन कितना हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर देखो आया कि नहीं, रो आर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? तो जरा एक बात हमें बता दो, इसका जब ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो अगर इन साइड की अगर हमने बात किया, इन साइड के लिए, तो इन साइड के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आया है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। कहाँ है? यहाँ पे रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग आउटसाइड देख रहे थे तो आउटसाइड का वैल्यू आया है रो आर अपॉन, सॉरी, रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तुम पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहाँ पर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। इसका जरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। 312 ये ले लो, ये हमारा इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट बना देते। रुक जाइए, ये वाला इसके सेंटर बनाओ। ये वाला इसका एक्सिस है, इसी पे ग्राफ प्लॉट करना है। ये वाला लाइन कौन सा है हमारा? ये वाला लाइन हमारा r इज इक्वल टू माइनस आर, नीचे लिख देते हैं, और ये लाइन हमारा है r इज इक्वल टू प्लस आर। इसका वैल्यू यहाँ पर बताओ। जब हम लोग इन साइड लिख रहे थे तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, याद है कि भूल गए? क्या किसी को याद है? सिग्मा कहाँ से आएगा? यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो रुक जा हम बता दें। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर हो जाएगा आपका रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? आउटसाइड कितना बढ़ाए हैं? आउटसाइड इसका वैल्यू आता है रो आर स्क्वायर अपॉन
2r एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर देखोगे, अगर तुम्हें सरफेस पर हम बोले, सरफेस पर, तो सरफेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ जब इन्वर्सली पथ ही था हमारा, क्या कहते हो, इन साइड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये वाला। ये हम कहाँ पहुंच गए, सरफेस के पास, तो सरफेस इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और एक लेफ्ट साइड का ग्राफ, एक राइट साइड का ग्राफ, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? हाँ सर। ये वाला जाओगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये वाला एंगल हम थीटा मानते हैं। यहाँ बताओ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं हमारा, तो ग्राफ ऐसे हाँ चला सर। जाएगा। ये कुछ ऐसा जाएगा हमारा, ठीक है। हम तुमसे यहाँ चीज पूछ रहे थे, बताओ जरा टेन थीटा का वैल्यू कौन बताएगा? अरे भाई टेन थीटा का वैल्यू तुम लोगों ने रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। बुझाया हमेशा हम क्या लिखे हैं? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा। चलो आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे, ठीक है। पहले इतना लिख पढ़ करके बैठना, अगली क्लास हो जाना चाहिए खत्म। जैसे आज रात में भी पढ़ा, नहीं तो बड़ा ही क्लास लेते हो। शाम में भी तुम्हारा ऑप्टिक्स का क्लास है। चलो ठीक है, जा सकते हो, पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में। बाय सर। बाय बाय।